हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर चॉइस क्लासेस। माय नेम इज रवि। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेटा लास्ट टॉपिक बायोमॉलिक्यूल का, जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन्स। ये विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है, ये विटामिन्स का क्या क्या रोल होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विटामिन्स के बारे में। जब हम लोग विटामिन्स का नाम सुनते हैं तो बड़ा ध्यान रखिए, विटामिन दो वर्ड से मिलकर बना होता है। विटामिन्स बेटा दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक वर्ड को हम लोग बोलते हैं बेटा वाइटल, और दूसरा वर्ड का मतलब होता है मिनिमम। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और उनका क्वांटिटी हमको कम अमाउंट में चाहिए, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग विटामिन्स बोलते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, आपको मेरे ख्याल से नाम से मतलब समझ में आ गया होगा। विटामिन्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड को हम लोग बोलते हैं वाइटल और दूसरे वर्ड का मतलब होता है मिनिमम। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है और उनकी क्वांटिटी हमको बहुत कम अमाउंट में चाहिए, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में एक बात खास ये कही जाती है कि विटामिन्स का सिंथेसाइज ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकती। अर्थात विटामिन्स को हम लोगों को किसी और दूसरे सोर्स से लेना पड़ता है। वो दूसरे सोर्स क्या हो सकते हैं, वो दूसरे सोर्स होते हैं बेटा प्लांट्स और होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको विटामिन्स के बारे में कुछ समझ में आएगा। तो विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो ह्यूमन को मिनिमम अमाउंट में चाहिए और वो जीवित रहने के लिए बहुत ही ज्यादा कैसे है इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनकी सिंथेसाइज हम लोग नहीं कर सकते। ध्यान रखिए बेटा, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स या कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जो हमारे लिए जीवित रहने के लिए जरूरी है, लेकिन हम उनकी सिंथेसाइज या उनका प्रिपरेशन फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं इसेंशियल। इसका मतलब ये है कि जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे लिए इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल का मतलब कि हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है, लेकिन हम उनके सिंथेसाइज या कह सकते हैं फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बायो इसमें विटामिन्स के बारे में। चलिए देखिए क्या होता है विटामिन्स। द वर्ड vitamins is used to describe any organic molecule that is needed in small quantity for normal growth, development and tissue maintenance। जो vitamins होते हैं बेटा, इनकी क्वांटिटी हमको स्मॉल अमाउंट में चाहिए, और स्मॉल अमाउंट में चाहिए, और ये हम लोगों के लिए किस रूप में या कह सकते हैं किस फॉर्म में फायदा पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, इनका यूज हम लोग करते हैं नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट में और क्या कह सकते हैं टिश्यू मेंटेनेंस में। जहां तक आपके पेपर का सवाल है तो विटामिन से बेटा बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जब हम आपको अलग से जब टॉपिक पढ़ाएंगे विटामिन, तो विटामिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, विटामिन का रोल क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा कि विटामिन डी इज यूज्ड फॉर बोन डेवलपमेंट। तो बोन डेवलपमेंट में कैसे ये यूज करता है, कैसे ये बोन के लिए या कह सकते हैं बोन को फायदा पहुंचाता है, बोन के डेवलपमेंट के लिए कैसे जरूरी है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए हम लोग बस इतना कह सकते हैं कि आप में बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं विटामिन से। तो हम विटामिन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाके ऊपर ऊपर से कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। डीप में जाने के लिए जब हम लोग इसकी स्टार्टिंग से नई क्लास लगाएंगे तब हम वहां पे डीप में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको विटामिन के बारे में पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। विटामिन बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी क्वांटिटी हम लोगों को बहुत ही कम चाहिए, इसलिए और नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टिश्यू मेंटेनेंस के लिए चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ विटामिन आर यूजुअली प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो हम लोगों के लिए अति आवश्यक होते हैं, बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, यूजफुल होते हैं, लेकिन हम उनके सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं नेसेसरी, या कह सकते हैं इसेंशियल वर्ड यूज किया जाता है। इसेंशियल वर्ड वहां पे यूज करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम उनके सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए बेटा उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इसेंशियल। ध्यान रखिए बेटा, विटामिन हमारे लिए इसेंशियल है। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है। बायोकेमिकली विटामिन आर जनरली नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी, देयरफॉर इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मस्ट बी सप्लाइड बाय डाइट। जब हमारे लिए इसेंशियल है, हम लोग इसकी सिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस विटामिन के लिए हम लोग किसी और सोर्स पे डिपेंड करेंगे। वो सोर्स होगा बेटा प्लांट और हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग विटामिन के आगे। विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन के कौन कौन से टाइप होते हैं, उनके सोर्स क्या होते हैं,
उनके एब्सेंस में होने वाली डिजीज क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और एक को बोलते हैं हम लोग वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होंगे बेटा ये फैट के डेरिवेटिव होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव हो सकते हैं और ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा किसके बारे में, ये स्टार्ट करते हैं वाइटामिन्स के बारे में। वाइटामिन्स जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं बट में आते हैं बेटा विटामिन ए डी ई के। कौन कौन से आते हैं बेटा फैट सॉल्युबल में? फैट सॉल्युबल में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए का नाम जो होता है केमिकल नेम उसे बेटा हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? रेटिनॉल। फिर विटामिन डी को बोलते हैं बेटा कोले कैल्सीफेरॉल। यहाँ पे लिखा होता है कोले कैल्सी, इसको बेटा कोले कैल्सीफेरॉल पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इसको कोले ना बोल के छोले बोलते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा ये छोले नहीं है, ये कोले कैल्सीफेरॉल है। एक बार वाइवा पे पूछा गया कि बताइए विटामिन डी का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो बच्चे ने कहा है, मेरे सामने ही बच्चे ने कहते हैं कि इसको छोले कैल्सीफेरॉल। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या पढ़ के आते हैं क्या बताते हैं इसके बारे में बहुत ही ज्यादा पता नहीं किस तरह की पढ़ाई करते हैं वो, ठीक है। तो ध्यान रखिए बेटा ये कोले कैल्सीफेरॉल है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, विटामिन ई को बोलते हैं फाइलोक्विनोन, विटामिन के को बोलते हैं टोकोफेरॉल, ठीक है। जब आप बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन की, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में दो तरह के विटामिन आते हैं, एक को बोलते हैं विटामिन बी और एक को बोलते हैं विटामिन सी। जब आप बात करेंगे विटामिन बी के बारे में, तो विटामिन बी की बहुत सी वैरायटी है, बहुत से टाइप देखने को मिलते हैं। तो विटामिन बी1 क्या होता है, बी2 क्या होता है, बी3 क्या होता है, बी5 क्या होता है, बी6 क्या होता है, बी7 क्या होता है, बी9 क्या होता है, बी12 क्या होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जब नाम पढ़ने पे आते तो भूल जाते हैं कि विटामिन बी4 लिखने लगेंगे, बी1 बी2 बी3, फिर बी4 बी5 बी6 बी7 बी8 बी9 बी12 13 14, फिर बगला रोकता कि भैया बस बस इतना ही है। लेकिन ध्यान रखिए बेटा यहाँ पे आप खो मत जाइएगा, जब आप विटामिन का नाम लिखेंगे तो विटामिन बी1 बी2 बी3, फिर सीधे आप इस पे आएंगे बी5 पे, बी6 पे, बी7, बी8 नहीं है, बी9 है और देन बी12 है। पढ़ते पढ़ते खो मत जाना, यहाँ पे बेटा बी4 मत छोड़ देना, ठीक है, बी8 मत घोष देना, बी10 नहीं घोष देना, ठीक है। जब बात करेंगे नॉन बी कॉम्प्लेक्स की, तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही आदत से हम लोग बोलते हैं विटामिन सी, ठीक है। आपसे बेटा इसके केमिकल नेम बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, आपके पेपर में गिने चुने क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। इससे ज्यादा थोड़ा और डीप में पूछेगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन बी का या बी2 का बी3 का इनका केमिकल नेम बताइए, साइंटिफिक नेम क्या होता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है इससे कि इनके डिजीज बताइए, विटामिन ए के एब्सेंस में होने वाली डिजीज का नाम क्या है, विटामिन डी के एब्सेंस में होने वाली डिजीज का नाम क्या है। तो चलिए बच्चों देखिए विटामिन बी के कुछ नाम पढ़ लेते हैं, साइंटिफिक नेम। जब बी1 की बात करेंगे तो इसे हम लोग बेटा थियामिन बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा? थियामिन। और उसके बाद पढ़ेंगे बी2 को बोलते हैं रिबोफ्लेविन, बी3 को क्या बोलते हैं बेटा? नियासिन, बी5 को पेंटोथेनिक एसिड, बी6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन, बी7 को बोलते हैं बायोटिन, बी9 को फॉलिक एसिड, बी12 को साइनोकोबैलामिन और बी जो विटामिन सी होता है इसे एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि जब साइनोकोबैलामिन पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो साइनोकोबैलामिन में जो कोबैलामिन आपको दिख रहा है यहाँ पे कोबाल्ट मिलता है, क्या मिलता है बेटा? कोबाल्ट। और आप पढ़ चुके हो कोबाल्ट बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कौन सा विटामिन है जिसके पास डी ब्लॉक एलिमेंट पाया जाता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं पूछेगा तो आपसे पूछा कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके पास ट्रांजिशन एलिमेंट पाया जाता है। तो ध्यान रखिए बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट ये विटामिन बी12 का कंपोनेंट होता है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ विटामिन। एक बार फिर समझ लीजिए, विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स, एक को बेटा हम लोग बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, एक को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसमें बेटा विटामिन ए डी ई एंड के आते हैं। और जब आप पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल में तो आपको मिलेंगे वहां पे बी कॉम्प्लेक्स और एक को बोलते हैं नॉन बी कॉम्प्लेक्स। जब आप बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो बी1 बी2 बी3 बी5 बी6 बी7 बी9 और बी12 देखने को मिलेंगे। और नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आपको क्या देखने को मिलता है? विटामिन सी।
आप चाहे तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। विटामिन के सोर्स क्या होते हैं, उनसे होने वाली डिजीज क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं आपने पढ़ रखा है बेटा। विटामिन से जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इस चार्ट से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला विटामिन, जो पहला विटामिन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। ये जो आपका विटामिन ए है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा, रेटिनॉल। और ये रेटिनॉल बनाया कैसे जाता है, तो ध्यान रखिए बेटा, इसको बनाने के लिए हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं, उसे को बोलते हैं बीटा कैरोटीन। किससे यूज किया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो ध्यान रखिए बेटा बीटा कैरोटीन से बनाया जाता है। इसका मेन यूज क्या है, तो ध्यान रखिए बेटा इसका मेन यूज होता है विजन में, इम्यूनिटी में, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब आप आगे पढ़ोगे बेटा, जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आप देखोगे जो विटामिन ए है ये बेटा एक हार्मोन की तरह वर्क भी करता है। विटामिन ए एक पैराक्राइन फैक्टर की तरह वर्क भी करता है, जिसे हम लोग आप आगे बढ़ोगे तो रेटिनोइक एसिड बोलते हैं। रेटिनोइक एसिड ये बनता रेटिनॉल से ही है। रेटिनॉल से फिर 11 सिस रेटिनॉल, ये जो आपके विजन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। 11 सिस रेटिनॉल जब आप लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो बेटा 11 सिस के बाद ऑल ट्रांस, फिर 11 सिस ऑल ट्रांस, 11 सिस ऑल ट्रांस, ऐसा फंक्शन देखने को मिलेगा, जिस वजह से कोई भी लाइट आप देख सकते हो और उस विजन को भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो विजन को देखने के लिए हम लोग कौन सा विटामिन यूज कर सकते हैं, तो विटामिन ए होता है। और ध्यान रखिए बेटा ये विटामिन ए एक हार्मोन की तरह वर्क भी करता है, जैसे जिसका एग्जांपल आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे, हम लोग बोलते हैं रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड का बेसिकली यूज होता है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट में भी ये विटामिन ए मेजर रोल अदा करता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ए का क्या काम होता है, ध्यान रखिए विटामिन ए का काम जो है वो विजन में होता है, इम्यूनिटी में होता है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी विटामिन ए का योगदान होता है। आगे बढ़े तो बेटा इसका फूड सोर्स क्या होता है, ध्यान रखिए इसका फूड सोर्स होता है कैरेट, स्पाइनच, स्वीट पोटैटो और फिश। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, विटामिन ए को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इससे इसकी एब्सेंस में होने वाली जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में इसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं बेटा, रतौंधी। देखिए जब आपको ऑप्शन दिया जाता है विटामिन ए के रिगार्डिंग, तो बेटा वो नाइट ब्लाइंडनेस भी रखेगा और कलर ब्लाइंडनेस भी रखेगा। ध्यान रखिए बेटा जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस वो हीमोफीलिया की प्रेजेंस में होता है। और जो नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की एब्सेंस में होगा। तो मुझे लगता है कि आपको विटामिन ए समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। जो विटामिन डी है ये भी बेटा, इसको हम लोग, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। और ये भी आपके हार्मोन की तरह वर्क करेगा। जब कोलेकैल्सिफेरॉल वर्क करता है तो ध्यान रखिए इसका एक्टिवेटेड जो फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं 1,25 DHCC। सर जी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है जो हार्मोन की तरह वर्क करता है। ठीक है, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इसका हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, ये पेपर में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। आगे बात करें तो विटामिन डी का मेजर रोल क्या होता है, ध्यान रखिए इसका मेजर रोल जो होता है वो होता है बेटा बोन की ग्रोथ और मेंटेनेंस में, साथ ही साथ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन कराने में भी इसका यूज होता है। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ध्यान रखिए सनलाइट, मिल्क, फैटी एसिड, जैसा कह सकते हैं फैटी फिश, एग यॉक और लीवर से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसकी एब्सेंस में होता है जो डिजीज उसे बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स का पिक्चर आपको स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी किसकी, रिकेट्स की। ये रिकेट्स कुछ इस तरह दिखाई देता है। आगे देखिए बच्चों, तो बच्चों में आगे देखिए ये जो आपको जो सनलाइट दिख रहा है ना, ये सनलाइट ऐसा नहीं सनलाइट से आपको मिलेगा, आपकी स्क्रीन में प्रेजेंट होता है कंपाउंड जिसे बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। सनलाइट की प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1,25 DHCC। ध्यान रखिए बेटा विटामिन डी आपकी स्किन पे प्रेजेंट होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि सनलाइट से मिलता है, ना ना सनलाइट से मिलेगा नहीं बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में एक्टिव होता है। और जब एक्टिव होता है किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, 1,25 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, सॉरी डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिलेशन होते हैं, दो हाइड्रोक्सिलेशन
डिपेंड करता है कहाँ पे होगा, एक बेटा लीवर में होता है और एक होता है आपका किडनी में, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्या होता है आपका विटामिन डी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं विटामिन ई की। जो विटामिन ई होता है इसका जो कॉमन जो आपका साइंटिफिक नेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को। देखिए बेटा आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की प्रेजेंस में बहुत से टॉक्सिक कंपाउंड बनते हैं। ये टॉक्सिक कंपाउंड और आयन जो होते हैं ये आपके नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं ऐसे केस में बेटा ये जो नॉर्मल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है। तो डैमेज होने के बचाने के लिए बेटा किसका यूज करता है, विटामिन ई। ये विटामिन ई अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, जिसकी वजह से सेल डैमेज नहीं होती। एक बार फिर समझ लीजिए बेटा क्या होता है विटामिन ई का काम। आपकी सेल में बहुत से ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसके फलस्वरूप एंटी क्या बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या बोलते हैं रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज बनती है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज ये बेसिकली आपके सेल पे प्रेजेंट कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन खींच लेती हैं, जिस वजह से जो कंपाउंड होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, या कंपाउंड क्या हो सकता है बेटा ब्रेक हो जाता है। जब कंपाउंड ब्रेक होगा तो वो सेल अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। इससे बचने के लिए बेटा विटामिन ई अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दे देता है, जिससे क्या होता है जो नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई डैमेज नहीं होता। इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट जैसे हम लोग विटामिन ई है, विटामिन ई को लोग स्किन पे लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा, स्किन पे लगाते हैं, लोग खाते भी हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कैसे वर्क करता है मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, तो हम लोग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या इसका जो फूड सोर्स होता है बेटा ये वेजिटेबल होता है, सीड एंड नट ऑयल होते हैं, व्हीट जर्म ऑयल होते हैं, यहाँ से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, ऑब्टेन का मतलब यहाँ पे बेटा आप इसको खाएंगे तो आपको नॉर्मली आपको विटामिन जो ई है वो देखने को या कह सकते हैं मिलेगा आपको। इंक्रीज फ्रेजाइल ऑफ आरबीसीज एंड मसल वीकनेस। इसकी एब्सेंस में जो आपकी आरबीसीज है, आरबीसीज का जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्रेजाइल हो जाएगा, बहुत इजीली ब्रेक होने के चांसेस होते हैं किसमें, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में, और आपका जो मस्कुलर वीकनेस है वो भी देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको विटामिन ई समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बेटा बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ये जो फाइलोक्विनोन होता है बेटा ये बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग और बोन हेल्थ में इसका मेजर रोल होता है, ठीक है। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग जब आप पढ़ोगे आगे बायो में, जो बायो के बच्चे होते हैं उनको पता होगा, जब आप ब्लड क्लॉटिंग पढ़ते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ते को बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर या कह सकते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, और दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। जब आप ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं, तो उसी में एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन के। आप इसका मैसेज आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कि कौन सा फैक्टर विटामिन के कहलाता है, कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन के होता है, ध्यान रखिएगा। इसका आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो बायो वाले बच्चे हैं। जो आप इधर देखिए विटामिन के जो होता है बेटा ब्लड क्लॉटिंग कराता है, ब्लड क्लॉटिंग कराएगा और क्या करता है बोन हेल्थ के लिए जरूरी होता है। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ से आपको मिल सकता है, तो आप ध्यान रखिए बेटा डार्क लीफी ग्रीन, ऐसी लीव्स जो बेटा ग्रीन्स होती है वहां से मिल सकता है, कैबेज से मिल सकता है और लीवर से मिल सकता है। अगर बात करें इसकी अपसेंस में क्या होगा, तो इसकी अपसेंस में हीमोरेज नाम का डिजीज हो सकता है। हीमोरेज बेसिकली हेमरेज को बोलते हैं, या कह सकते हैं अगर आप ब्लड कट हो जाता है, या कह सकते हैं अगर आपकी बॉडी में कट लगता है तो ब्लड आपकी बॉडी से बाहर निकलता रहेगा और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीमोरेज। जब आप ब्लड आपकी बॉडी से या ब्लड वेसल से बाहर आने लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोरेज, ठीक है। आगे बढ़े, बात करते हैं बी1 की। बी1 क्या है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बी कॉम्प्लेक्स की तरफ। बी1 को हम लोग बोलते हैं बेटा थियामीन। थियामीन का एक्टिवेटेड जो फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा टीपीपी। टीपीपी टीपीपी मतलब का मतलब होता है थियामीन पायरोफॉस्फेट। थियामीन पायरोफॉस्फेट जो होता है ये बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप का डोनर होता है। किसका ग्रुप का डोनर होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। आपकी बॉडी में होने वाली रिएक्शन जहां पर भी अगर एल्डिहाइड ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है तो बेटा ये विटामिन बी1 जो होता है ये वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप का डोनर के रूप में आता है, एल्डिहाइड ग्रुप को डोनेट करने के लिए आएगा।
एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, कहाँ से मिल सकता है, तो बेटा ईस्ट में, मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल और सीरियल्स में देखने को मिल सकता है। इसकी अपसेंस में कौन सी डिजीज होती है, ध्यान रखें, इसकी अपसेंस में बेरी बेरी या कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। बेरी बेरी डिजीज का पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अभी स्क्रीन पे वो पिक्चर दिखाई दे रही होगी बेरी बेरी डिजीज की। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा B2 की। जब आप B2 की बात करेंगे तो B2 का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं बेटा? रिबोफ्लेविन। जो रिबोफ्लेविन, जब आप आगे पढ़ोगे तो बेटा रिबोफ्लेविन के दो एक्टिवेटेड फॉर्म पढ़े जाते हैं। एक को बोलते हैं बेटा FMN और दूसरे को बोलते हैं FAD, फ्लेविन मोनोफॉस्फेट और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये बेसिकली हाइड्रोजन एटम के डोनर होते हैं। जैसे CHO, जैसे आपने पढ़ा थियामीन, पायरोफॉस्फेट, ये एल्डिहाइड ग्रुप का डोनर होता है। उसी तरह सेल के अंदर होने वाले रिएक्शन में ये हाइड्रोजन एटम को डोनेट करने आएगा। ध्यान रखिए बेटा, हाइड्रोजन एटम की बात होगी, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं अगर ऐसी रिएक्शन जहां पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक प्रोटॉन चाहिए, सेम या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम रेशियो जहां की जरूरत पड़ती है वहां पे ये आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन डोनेट करने आएंगे या दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन डोनेट करने आएंगे। ध्यान रखिए, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इनकी खास बात है। किसकी बेटा? ये बात हो रही है किसकी? विटामिन B2 रिबोफ्लेविन की। आगे बढ़े तो बेटा ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा मिल्क में, एग व्हाइट में, लीवर में और सोयाबीन में देखने को मिलेगा। इसकी एब्सेंस में कौन सी डिजीज हो जाती है? चिलोसिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑन दी माउथ ऑन स्किन। चिलोसिस आपने देखा होगा बच्चों में, या फिर आप लिप्स होते हैं, लिप्स के साइड में एंड में ये लिप्स कट जाते हैं, ये माउथ पे जो कटनेस का निशान होता है इसी को बोला चिलोसिस बोलते हैं। आप की स्क्रीन पे मैं आपको फोटो लगा दूंगा, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। आगे बात करें किसकी? नियासिन की, जैसे हम लोग बोलते हैं विटामिन B3। नियासिन के दो एक्टिवेटेड फॉर्म आप पढ़ोगे, एक को बोलते हैं बेटा NAD और एक को बोलते हैं बेटा NMN। नियासिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, नियासिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये दो इसके नाम होते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म है। ये बेटा हाइड्राइड आयन के डोनर होते हैं। जैसे FMN और FAD अगर आप पढ़ोगे तो जो विटामिन B2 है ये जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन डोनेट करता है। लेकिन जब आप बात करेंगे नियासिन की तो बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन, कितने बेटा? दो इलेक्ट्रॉन और बेटा एक प्रोटॉन को डोनेट करने आएगा। इसी को बेटा हम लोग हाइड्राइड आयन बोलते हैं। तो हाइड्राइड आयन का डोनर कौन होता है? ये नियासिन होता है। ये नियासिन NAD NMN ये इसके दो एक्टिवेटेड फॉर्म होते हैं। आगे बढ़े तो बेटा इसका जो सोर्स होता है बेटा सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और लीवर, ये इनके मेजर सोर्स होते हैं। और बात करें तो इनकी एब्सेंस में जो डिजीज होती है हम लोग बोलते हैं पिलाग्रा डिजीज। इसका भी इस पिक्चर आपको स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इसकी विटामिन B5 की। विटामिन B5 को हम लोग पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। ये जो पैंटोथेनिक एसिड होता है बेटा इसको, इसका जो मेजर रोल होता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूज किया जाएगा। और बेटा मेटाबॉलिज्म में ये एसाइल ग्रुप का डोनर होता है। किसी भी कंपाउंड या किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में अगर कहीं पे भी एसाइल ग्रुप की जरूरत पड़ती है तो एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करने कौन आता है? इसी पेंटोथेनिक का यूज किया जाता है। यही आता है क्या डोनेट करने? एसाइल ग्रुप को डोनेट करने। अगर बात करें इसकी कहाँ पे ये इसका जो सोर्स होगा तो ध्यान रखें मशरूम, एवोकाडो, ठीक है, एवोकाडो, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इसकी एग यॉक होगा और सनफ्लावर ऑयल। इसकी जो डिजीज अगर आपकी बात करें तो डिजीज बेटा इसकी एक्सट्रीमली रेयर होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपको बेटा ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विटामिन जो बचे हुए विटामिन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कौन कौन से विटामिन बचे हैं? विटामिन बचा है बेटा, विटामिन B5 हो गया, तो अब बचा है बेटा B6, B7, B9, B12। ये चार विटामिन पढ़े हैं किसके? बी कॉम्प्लेक्स के। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विटामिन C। एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, जैसे आपने पढ़ रखा है विटामिन B1 का एक्टिवेटेड फॉर्म क्या कहलाता है? TPP, थियामिन पायरोफॉस्फेट। विटामिन B2 का एक्टिवेटेड फॉर्म कहलाता है FMN, FAD। विटामिन B3 का एक्टिवेटेड फॉर्म कहलाता है NAD या NMN। उसी तरह विटामिन B5 का कॉमन नेम या एक्टिवेटेड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम A।
क्या बोलते हैं बेटा, कोएंजाइम ए। मुझे लगता है कि आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग जो बचे हुए हम लोग के विटामिन वाइटामिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बचे हुए वाइटामिन को भी डिस्कस कर लेते हैं। वाइटामिन B6, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पायरोडॉक्सिन। ये जो पायरोडॉक्सिन होता है, इसका जो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है उससे हम लोग बोलते हैं PLP। क्या बोलते हैं बेटा, PLP। PLP स्टैंड फॉर पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। इसको बेटा क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। पायरोडॉक्सल फॉस्फेट जो बेटा डोनर होता है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन में अमाइनो ग्रुप का डोनर होता है। अर्थात किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में जहां भी कहीं अमाइनो ग्रुप की रिएक्शन या कहते हैं अमाइनो ग्रुप की जरूरत पड़ती है, वहां पे ये PLP पायरोडॉक्सल फॉस्फेट अमाइनो ग्रुप डोनेट करने आता है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप का डोनर कौन होता है। ध्यान रखिए, अमाइनो ग्रुप का डोनर जो होता है वो होता है PLP पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। का इसका फंक्शन क्या होता है, ध्यान रखिए, को एंजाइम इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। आपको पता है जब अमाइनो एसिड को ब्रेक किया जाता होगा तो वहां से यह कहते हैं अमाइनो एसिड को बनाया जाता होगा। तो बनाने में क्या आपने पढ़ रखा है, वहां पे अमाइनो ग्रुप लगता है। तो अमाइनो ग्रुप का डोनर कौन होगा वहां पे, अमाइनो ग्रुप का डोनर कौन होता है, ध्यान रखिए बेटा, अमाइनो ग्रुप का डोनर होता है यही PLP। PLP डोनेट करते हैं क्या, अमाइनो ग्रुप। फॉर्मेशन ऑफ ही में भी इसका यूज होता है, ध्यान रखिएगा। इसका अगर फूड सोर्स की बात करें तो बेटा मीट, सीरियल और मिल्क, होल ग्राम एग्स, यहाँ से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। और बात करें कन्वर्जन, ये जो आपको लिखा है कन्वर्जन, यहाँ पे आप जो हल्का सा कभी झटका प्रस्तुत करते होंगे बॉडी में, हल्की सी कपकपाहट टाइप की जो होती है, झटका, अगर आप इसको बेस्ट वे कह सकते हैं। ये जो झटका होता है यही बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जन। आगे बात करें किसकी, विटामिन B7 की, तो B7 को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, बायोटिन। बायोटिन इज द डोनर ऑफ CO2। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में अगर कहीं CO2 की जरूरत पड़ती है तो CO2 को डोनेट करने के लिए कौन सा विटामिन है, ध्यान रखिए बेटा, विटामिन B7। विटामिन B7 CO2 का डोनर होता है। इसका जो यूज होता है, ध्यान रखिए, को एंजाइम इन फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। इसका जो मेन फंक्शन होता है बेटा, ये एक्ट करता है को एंजाइम की तरह, किसमें, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में। अगर इसकी बात करें, इसका फूड सोर्स क्या होगा, फूड सोर्स बेटा इसका लिवर, किडनी, मिल्क, एग यॉक, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स होता है। इसकी जो डिजीज होती है बेटा एक्सट्रीमली रेयर देखने को मिलती है। एक्सट्रीमली रेयर तब बोलते हैं जब बेटा ये इसकी डेफिशिएंसी हो। इसकी डेफिशिएंसी नॉर्मल डाइट में नहीं देखने को मिलती, इस वजह से यहाँ पे कोई डिजीज मेंशन नहीं की गई है। अगर बात करें विटामिन B9 की, तो विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं। ये फॉलिक एसिड सिंगल कार्बन यूनिट को डोनेट करता है किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में। बायोकेमिकल रिएक्शन में अगर किसी भी रिएक्शन में अगर सिंगल कार्बन की जरूरत पड़ती है तो सिंगल कार्बन को डोनेट करने कौन आता है बेटा, ध्यान रखिए, विटामिन B9, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। इसका यूज क्या होता है, ध्यान रखिए, इसका यूज होता है न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस, DNA RNA बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगर बात करें इसका फूड सोर्स की, तो एग, मीट, लीफी वेजिटेबल्स और सीरियल और यीस्ट में देखने को मिल सकता है। इसकी एब्सेंस में जो डिजीज होती है वो ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं मैक्रोसिस्टिस अमोनिया। क्या बोलते हैं, अनीमिया। मैक्रोसिस्टिक में जो आपकी RBC होती है, इसका साइज इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है बेटा, RBC का साइज इंक्रीज कर जाता है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोसिस्टिस एनीमिया। मैक्रो है बेटा, माइक्रो नहीं, माइक्रो नहीं है यहाँ पे, मैक्रोसिस्टिस एनीमिया बोला जाता है। अगर बात करें B12 की, तो B12 को हम लोग साइनोकोबालामिन बोलते हैं। इस साइनोकोबालामिन बेसिकली हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है और वेजिटेबल से भी मिलेगा। ध्यान रखिए, हमने पढ़ रखा था विटामिन के बारे में, तो विटामिन बेसिकली हम लोगों को प्लांट और माइक्रोब से देखने को मिलता है। साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट नाम का ट्रांजिशन एलिमेंट पाया जाता है। ये एक्टिवेट करता है फोलेट को और बेटा प्रोटेक्ट करता है नर्व सेल को। बात करें बेटा मीट, फिश और एग मिल्क प्रोडक्ट से बेटा क्या होता है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एब्सेंस में जो डिजीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं परनीसियस अनीमिया। मैक्रोसिस्टिक अनीमिया में RBC का साइज इंक्रीज कर जाता है। परनीसियस अनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का नंबर डिक्रीज कर जाता है। RBC का नंबर डिक्रीज करता है, RBC का साइज नहीं, RBC का नंबर डिक्रीज करेगा। अगर बात करें बेटा विटामिन C की, तो विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और बेटा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, कोलाजन सिंथेसिस करता है, इम्यून फंक्शन में इसका रोल होता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करता है, जिस वजह से आप देखिए आज की जो ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं वहां पर भी विटामिन C का यूज किया जाता है। जैसे विटामिन C सीरम वगैरह आपने देखा होगा, उनका नाम सुना होगा। तो ये कोलाजन के सिंथेसिस कराते हैं। जितना ज्यादा कोलाजन का प्रोडक्शन होगा
उतनी ही स्किन आपकी हेल्दी दिखाई देगी। अगर बात करें बेटा इसका सोर्स की, तो फूड सोर्स में फ्रूट और वेजिटेबल्स आते हैं। फ्रूट में बेसिकली जो आपके खट्टे पदार्थ आते हैं, आंवला वगैरह, वो इसके मेन सोर्स होते हैं। अगर बात करें इसके एब्सेंस में होने वाली डिजीज की, इसकी एब्सेंस में होने वाली डिजीज का नाम होता है स्कर्वी, जिसकी आप फोटो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मुझे लगता है कि आपको ये वाइटामिन समझ में आया होगा बेटा। वाइटामिन क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उनका मेन रोल क्या होता है, कैसे बायोकेमिकल एक्शन में इनका यूज होता है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। एक चीज ध्यान रखिए बेटा, अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइटामिन से गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मुझे पढ़ाना था इसलिए मैंने इस पूरे वाइटामिन को फोकस किया है, लेकिन ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे वाइटामिन के कुछ गिने कुछ नए क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन क्या होते हैं। इस वाइटामिन के केमिकल नेम से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा वाइटामिन है जिसके पास ट्रांजिशन एलिमेंट पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट में किसका नाम बताया गया है, साइनोकोबालामीन का। कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक को समझ में आया होगा। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।